तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। वर्तमान कोरोना संकट के इस दौर में भी हमारे अन्नदाता किसान लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे लिए अन्न की कमी ना हो। इसी तरह किसानों के लिए समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों को कृषि जगत से जुड़ी वो तमाम बातें बताएं ताकि उन्हें जानकारी का अभाव ना हो। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम अपने 3 सेगमेंट के जरिए यानी कि विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस कार्यक्रम में जहां हम बात करेंगे खूबसूरत फूल और आकर्षक कमाई देने वाले लिली की खेती के बारे में, तो वहीं मिलवाएंगे आपको हरियाणा के एक सफल दुग्ध उत्पादक विद्यासागर से। इसके अलावा बात होगी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य सेतु ऐप की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसी खास मौके पर घरों और दफ्तरों को फूलों से सजाया जाता है और इसलिए सजावटी फूलों की मांग अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा जैसे कई फूलों का उत्पादन भारत में खूब होता है, तो वहीं इन दिनों कुछ विदेशी सजावटी फूलों की मांग भी बढ़ने लगी है। इन्हीं में से एक है लिलियम यानी कि लिली। आइए देखते हैं लिली की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें। लिलियम या लिली बहुत ही खूबसूरत और कई रंगों वाला आकर्षक फूल है। विदेशी है लेकिन भारत में तेजी से प्रचलित हो रहा है। घर के बगीचे से लेकर दफ्तरों और मॉल के मुख्य द्वार पर सजावट के लिए इसकी मांग आ रही है। पॉली हाउस में इसे साल भर उगाया जा सकता है। ये खुद जितना आकर्षक है, इससे मिलने वाली आमदनी भी उतनी ही आकर्षक है। हमारे देश में इसकी व्यावसायिक खेती बहुत कम हो पा रही है। मुख्य रूप से सिर्फ आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के किसान ही इसकी व्यावसायिक खेती कर रहे हैं। लिलियम या लिली की खेती 3 चरणों में होती है। पहले चरण में टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन विधि से नर्सरी तैयार करते हैं। ये काम बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं या कंपनियों में होता है। दूसरे चरण में इस नर्सरी को रोप देंगे, लेकिन ये रोपाई फूलों के लिए नहीं बल्कि कंद प्राप्त करने के लिए होगी। तीसरे चरण में किसान कंद को गमलों में रोपेंगे और फिर उससे फूल हासिल करेंगे। पहाड़ी इलाकों में वातावरण लिली के अनुकूल होता है, तो वहाँ खुले आसमान के नीचे भी ये आराम से उग जाता है, लेकिन मैदानों में ऐसा नहीं है। यहाँ इसकी खेती के लिए पॉली हाउस की जरूरत होगी। पॉली हाउस में रोपाई के लिए 2.5 किलो कोकोपिट, 2.5 किलो केचुए की खाद, 2.5 किलो भूसा और 5 किलो कोयले की राख से मीडिया तैयार किया जाएगा और फिर उसे प्रयोगशाला से लाई गई पौध में रोप दिया जाएगा। याद रहे, ये रोपाई कंद के लिए है, फूलों के लिए नहीं। कंद विकसित होने में 3 माह लगेंगे, लेकिन 3 माह तक अच्छी देखभाल करनी होगी। खास तौर से पौधों को कीटों से बचाना होगा। साथ ही पीली और सूखी पत्तियों को तोड़कर अलग करते रहना होगा और रोज टपक सिंचाई से पानी देना होगा। 3 माह बाद इसमें कंद तैयार हो जाएंगे और फिर पौधों को जड़ समेत उखाड़ लेंगे। जड़ में इस तरह के कंद निकलेंगे। यही कंद किसानों को भेजे जाएंगे, जहां वो फूल उत्पादन के लिए इन्हें गमलों में रोप देंगे। अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं है तो नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। पॉली हाउस के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। गमलों में 6 सेंटीमीटर छोड़कर मीडिया भर देंगे और हर गमले में 3 कंद लगाएंगे। फिर मीडिया से कंदों को ढक देंगे।
रोपाई के तुरंत बाद पानी छिड़केंगे। गमलों के आसपास साफ सफाई करते रहेंगे वरना बीमारी का खतरा रहेगा। 7 दिन बाद तापमान 20 से 25 डिग्री पर निर्धारित कर देना है। सिंचाई रोजाना करनी है लेकिन ज्यादा पानी नहीं देना है वरना जड़ों में फफूंद लग सकते हैं। 30 दिन बाद हरी कलियां दिखाई देने लगेंगी। इसका मतलब हुआ कि अब जल्द ही इसमें खूबसूरत फूल खिलेंगे। लिली में आमतौर पर थ्रिप्स और एफिड कीट लगने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। कीटों की पहचान के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। 35 से 40 दिन बाद फूल आने शुरू हो जाएंगे। कम खेती की वजह से कंपनियां रोपाई से पहले ही लिली का सौदा कर लेती हैं। अच्छी पैकिंग करनी होगी। गमलों को पॉलिथीन में इस तरह पैक करेंगे और छोटे बक्सों में 3-3 गमले रखेंगे और फिर हर बड़े बक्से में 6 छोटे बक्से रखे जाएंगे। ढुलाई में नुकसान ना हो इसके लिए साइड में थर्मोकोल रख देंगे। लिली के फूल सफेद, पीले, नारंगी, लाल, बैंगनी या गुलाबी रंग के हो सकते हैं। इसका पौधा सर्दियों में निष्क्रिय होता है जबकि गर्मियों और बसंत में इस पर फूल आते हैं। सफेद और टाइगर लिली के अलावा बाकी सभी किस्में बिना खुशबू वाली होती हैं। समारोह में आज लोग बुके के बजाय गमले देना पसंद करते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में लिली की मांग बढ़ सकती है। तो अभी आपने देखा लिली की खेती किस तरह से किसान कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल दुग्ध उत्पादक से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक सफल दुग्ध उत्पादक से हमारे अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक विधि से अगर पशुपालन किया जाए तो कामयाबी निश्चित तौर पर मिलेगी और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हरियाणा में रहने वाले एक दुग्ध उत्पादक विद्यासागर ने। आइए मिलते हैं इनसे और देखते हैं इनकी कामयाबी की दास्तान। विद्यासागर पलवल गांव बामनी खेड़ा हरियाणा के रहने वाले एक सफल दुग्ध उत्पादक हैं। इनके माता पिता सरकारी स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खेती और पशुपालन किया करते थे। विद्यासागर इसी परिवेश में पले बड़े, जिस कारण इन्होंने खेती और पशुपालन को करीब से देखा था। विद्यासागर पढ़ाई के साथ साथ पशुओं के लिए चारा काटने, उसे घर ले जाने और पशुओं को चारा खिलाने में अपने पिता की मदद किया करते थे। विद्यासागर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पलवल में ही की। उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी ली। इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नौकरी करनी चाहिए, लेकिन अच्छी नौकरी न मिलने के कारण इन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया। 15 साल व्यवसाय करने के बाद विद्यासागर इमिग्रेशन लेकर ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहां जाकर इन्होंने कृषि गतिविधियों को देखा, जिसमें इन्हें डेयरी फार्मिंग ने आकर्षित किया। ऑस्ट्रेलिया की डेयरी फार्मिंग को इन्होंने ज्यादा व्यवस्थित पाया। साथ ही देखा कि वहां के फार्मों में कम लोगों के साथ ज्यादा काम बड़े ही आसानी से हो रहे हैं। अपनी डेयरी फार्मिंग खोलने का सपना लिए विद्यासागर भारत लौटे और वर्ष 2013 में अपने डेयरी फार्मिंग की इकाई बनाई। 7 पशुओं से शुरू डेयरी फार्मिंग का सिलसिला 100 पशुओं तक जा पहुंचा। शुरू में इन्होंने अपने फार्म में केवल गाय रखी, बाद में वे भैंस भी रखने लगे। विद्यासागर ने अपने फार्म को आधुनिक तरीके से बनाया। इन्होंने गाय और भैंसों के लिए अलग अलग शेड बनाई, जिसमें पशुओं को हवा और क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था थी। 15 से 16 फुट की ऊंचाई रखी और 12 फुट के किनारे बनवाए ताकि पशुओं को गर्मी ना लगे और उन्हें प्राकृतिक हवा मिल सके। ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने के उद्देश्य से विद्यासागर पशुओं का खास ख्याल रखते थे, जिसके लिए वे पशुओं के रखरखाव, अच्छा चारा और तमाम तरह की सुविधाओं का ख्याल रखते थे। इन्होंने पशुओं के पीने के पानी की भी खास व्यवस्था कराई ताकि पशु जब चाहें आसानी से साफ पानी पी सके। पशुओं के बैठने की जगह को भी व्यवस्थित कराया ताकि जब पशु नीचे बैठे तो उनके शरीर में रगड़ ना हो। किसान सेवा केंद्र पलवल से जुड़कर विद्यासागर डेयरी फार्मिंग की नई तकनीकों की सही जानकारियां हासिल करते हैं। साथ ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इन्हें पशुओं के बारे में कई अहम जानकारियां भी मिलती हैं, जिसका इस्तेमाल वे अपने डेयरी फार्मिंग में करते हैं, जो कि इन्हें काफी मददगार साबित हुई है। विद्यासागर ने अपने डेयरी फार्म को पूरी तरह से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से बनाया है। इनके फार्म में साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया है। चूने का छिड़काव कर पशुओं को कीड़ों के प्रभाव से भी बचाया जाता है। पशुओं के खान पान से लेकर उनके रखरखाव तक का वे खुद निरीक्षण करते हैं। साथ ही पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विद्यासागर पशु चिकित्सक से समय समय पर परामर्श लेते रहते हैं। विद्यासागर के डेयरी फार्म में दूध निकालने से लेकर दूध को स्टोर करने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का सारा काम बेहद सतर्कता के साथ मशीनों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले दूध निकालने के बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है और उसकी वैल्यू को दर्ज किया जाता है। बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल कर दूध को ठंडा किया जाता है और एयर कंडीशनिंग गाड़ियों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। विविधता ने विद्यासागर की सफलता को नए आयाम दिए हैं। वे अपने पशुधन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बात गाय के गोबर से गोबर गैस प्लांट में इस्तेमाल हो या फिर वर्मी कंपोस्ट इकाई खोल केचुआ खाद बनाना हो,
वे हर काम को वैज्ञानिक ढंग से करके ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में विश्वास रखते हैं। महज 3 साल से ही विद्यासागर ने अपने फार्म को कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इनकी कामयाबी देखकर उनके क्षेत्र के अन्य किसान भी डेयरी फार्मिंग को अपनाने लगे हैं। यही कारण है कि जिला स्तर पर उनके काम की सराहना भी हुई है। जिला स्तरीय किसान मेले में विद्यासागर को सम्मानित किया जा चुका है और कृषि क्षेत्र में नवीनतम पद्धति और उत्कृष्ट कार्य के लिए भी इन्हें पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। मछली पालन का क्षेत्र देश के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। देश के करीब 2 करोड़ 80 लाख लोगों को इस क्षेत्र से रोजगार मिल रहा है। इनमें तालाब में मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी शामिल हैं, तो समुद्र से मछली पालन करने वाले भी। मछली पालन के क्षेत्र को और भी बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। क्या है ये योजना, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पादक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगुनी करने में भी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं इस योजना का लाभ कौन ले सकते हैं और कैसे। PMMSY योजना के अंतर्गत सरकार 3 लाख रुपए का ऋण देती है। इसमें ये लाभार्थी हो सकते हैं, यानी मछली किसान, मछली श्रमिक और मछली विक्रेता, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह, मछली पालन क्षेत्र, मत्स्य सहकारी समितियां, मत्स्य पालन संघ, उद्यमी और निजी फर्म, मछली किसान उत्पादक संगठन। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, मछली पालन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, संपर्क नंबर, बैंक खाते का विवरण, आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmmsy.dof.gov.in पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। इन दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmmsy.dof.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन दिया जा सकता है और योजना का लाभ लिया जा सकता है। ये था आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और यहाँ आप कृषि दर्शन कार्यक्रम के सभी एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।